गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और जो है अपनी पढ़ाई जो है जम के मेरे साथ तैयारी आप लोग शुरू कर दिए होंगे अपने आईआईटी जेई के लिए और नीट के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं मॉडरेट लेवल। पीछे के 3 लेक्चर्स डायमेंशन के हमारे लगे हैं बेसिक लेवल, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस और बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चंस थे जिसको जानना बेहद इंपॉर्टेंट था। अब आज से जो हम लोग का लेक्चर शुरू हो रहा है वो यूनिट डायमेंशन चैप्टर का मॉडरेट लेवल शुरू हो रहा है। मैं पिछले वाले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ कि मॉडरेट लेवल में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस क्या करवाने वाला हूँ। आईआईटी जेई और एआईपीएमटी या नीट कह लें, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं यूनिट डायमेंशन चैप्टर से पिछले 20-25 सालों में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे और कुल मिला के जो है लगभग 5000 क्वेश्चन होने वाला है आपका 11th और 12th का। इसलिए आप जो है लगातार हर एक वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर एक वीडियो आपको देखना है, पूरा वीडियो देखना है और अपने जितने भी दोस्त हो सकते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के सभी दोस्तों को जोड़ना है हमारे साथ और आप अपनी मेहनत को जो है जम के कीजिए। और ये भी मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आपने अपने घर में एक ज़रूर बोर्ड लगाया होगा जिस पे आपने अपना मिशन लिखा होगा विजुलाइजेशन के लिए, ताकि आपके दिमाग में बार बार आपका मिशन याद आता रहे। ठीक है, तो चलिए आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना मॉडरेट लेवल। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जी की जो वैल्यू होती है कैपिटल जी, ना कि स्मॉल जी। स्मॉल जी तो एक्सेलरेशन होता है और एक्सेलरेशन का हम जानते हैं L⁻² होता है, लेकिन जो है आपका यहाँ पे क्या है, आपका एक कांस्टेंट है गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की वैल्यू। कैपिटल जी की वैल्यू फिक्स होती है, कभी बदलती नहीं है, स्मॉल जी की वैल्यू बदल जाती है। तो कैपिटल जी जो है इसका डायमेंशन क्या होता है, तो कैपिटल डी का डायमेंशन होता है m-1 L³ T⁻⁻3। मतलब अगर डायमेंशन निकालना होता है तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो अगर आपको फॉर्मूला ही पता करना है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, जो आपका न्यूटन्स का लॉ है ग्रेविटेशनल का F=g m1m2/r², यहाँ से आप जी का वैल्यू निकाल सकते हैं, जी का डायमेंशन निकाल सकते हैं F=g m1m2/r²। यहाँ आप फोर्स का डायमेंशन रख देंगे, आर यानी कि लेंथ का डायमेंशन रख देंगे और मासेस का डायमेंशन रख देंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, जी का डायमेंशन निकल जाएगा और जी कितना हो जाएगा m-1 L³ T-2 होता है। इस क्वेश्चन में आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चाहे इसको मिटा दीजिए, आपको समझने के लिए जस्ट था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, आपका एआईपीएमटी के अंदर पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं जो नीट का एग्जामिनेशन हुआ है, बहुत बच्चे जानते हैं, बहुत बच्चे नहीं भी जानते होंगे। ये नीट के एग्जामिनेशन हाल फिलहाल से हो रहे हैं। पहले जो है मेडिकल एग्जाम के लिए एआईपीएमटी का एग्जाम हुआ करता था जो है, उसके बाद से एक ही एग्जाम कर दिया गया पूरे देश में, नीट का एग्जाम लाया गया। तो एआईपीएमटी पहले एग्जामिनेशन यही होती थी, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था पहले, इसके बाद नीट आया। तो नीट आप कह लेंगे ये एआईपीएमटी का ही, एआईपीएमटी ही नीट है, आप ऐसा बोल सकते हैं आज के समय में। तो 1997 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईआईटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। आईआईटी में ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशन। जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है किस में कौन सा सेम डायमेंशन यानी समान बीमा है, एक ही डायमेंशन होने वाला है। तो चलो पहला ऑप्शन देखते हैं, बल आघूर्ण, टॉर्क एंड वर्क। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट लेक्चर है उसके लास्ट में मैंने आपको बता रखा है कि कुछ डायमेंशंस का नाम दिया, कुछ क्वांटिटी का नाम दिया हुआ है, बता रखा है। उस क्वांटिटी का क्या होगा आपको याद रखना था। मैंने बताया था कि 4-5 चीज़ें जो होती हैं वो क्या है, उनका डायमेंशन सेम ही होता है। तो आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट नाम याद रखिए और नाम याद रखते ही क्या हो जाएगा, आपका सेम डायमेंशन है तो आप बता देंगे। तो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि जो टॉर्क होता है, जो वर्क है, इनका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क = फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, और वर्क = भी क्या होता है, वर्क = होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
तो वर्क इजकल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, मैंने लेंथ है, और यहाँ भी क्या है, डिस्टेंस यानी कि लेंथ है। फोर्स इंटू लेंथ यहाँ भी, फोर्स इंटू लेंथ यहाँ भी, तो डायमेंशन क्या मिलेगा हमें, सेम मिलने वाला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा टॉर्क एंड वर्क। क्या हो जाएगा, टॉर्क एंड वर्क हो जाने वाला है। वैसे एंगुलर मोमेंटम और वर्क तो ये होने वाला नहीं है। रह गया एनर्जी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मैंने आपको बताया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो या प्रेशर हो या स्ट्रेस हो या एनर्जी डेंसिटी हो, इन कुछ क्वांटिटियों का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो एनर्जी के साथ तो इसका मैचिंग होगा नहीं, एनर्जी डेंसिटी के साथ हो सकता है। ध्यान रखिए, अगर यहाँ एनर्जी की जगह एनर्जी डेंसिटी होती तो हमारा ये ऑप्शन भी करेक्ट होता, लेकिन इस यहाँ सिर्फ एनर्जी है। यहाँ बात करते हैं हीट एंड पावर, दोनों अलग अलग है। हीट एनर्जी की बात वो कर रहा है और आपका पावर, आपको पता है एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, तो यहाँ टाइम एक टी और आ जाएगा, तो दोनों में कोई मैचिंग नहीं है। फिर इसका मतलब तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा, अलग अलग। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, सिर्फ टॉर्क एंड वर्क। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3rd नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एनर्जी एंड मॉडुलस, क्वेश्चन यहाँ 3rd नंबर, द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का, अच्छा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर और अदर कंपटीशन के अंदर भी ये क्वेश्चन कई बार आता रहता है। जो छोटे लेवल पे कोई एग्जामिनेशन होते हैं कोई कंपटीशन के, उसके अंदर भी आपका ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, जिसमें आपको रेजिस्टेंस का, जो कि आज इसके बारे में आप 10th में पढ़े हैं और 12th क्लास में भी पढ़े हैं, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन पूछा जा रहा है। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन हमको बताना होता है। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन होता है m l टू द पावर -2 t टू द पावर -3 i टू द पावर I का मतलब होता है क्या होता है, करंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एम्पियर को। कई जगह कई क्वेश्चन में आपको I की जगह A भी लिखा हुआ मिलेगा। कई जगह क्या मिलेगा आपको, I की जगह पे A से एम्पियर होता है। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं और एम्पियर को A से, तो A भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, m l टू द पावर 2 t टू द पावर -3 i टू द पावर -2। ये होता है रेजिस्टेंस का डायमेंशन होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आपका AIPMT 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, बोलता है क्वेश्चन कि दी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज, ये दे रखा है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी आपको गिवन है, किसी कण की गति दे रखा है, इतना है। जहाँ पे आपको बोल रहा है कि ABCR क्या है, कांस्टेंट। ABC क्या है, नियतांक है। देन डायमेंशन ऑफ ABC, आपको इस ABC की क्या बतानी है, डायमेंशन बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में आपको करवा रखा है। बिल्कुल आप इस क्वेश्चन का आसानी से, बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हैं। डायमेंशन वाले चैप्टर में आपको कुछ लॉ हैं डायमेंशन के, वो आपको पता होने चाहिए। मैंने आपको कल बताया था, पिछले लेक्चर में भी बता रखा है, आज भी बता रहा हूँ क्या, कि कभी भी 2 क्वांटिटी आपस में उनको जोड़ा और घटाया तभी जा सकता है जब उनका डायमेंशन क्या हो, सेम हो। जैसे हमको ये बात पता चला, हम ये देख रहे हैं, जरा नीचे आइए, इसमें इस जो वेलोसिटी दे रखी है उसमें कि t + c, यानी कि t में c जुट रहा है, इसका मतलब t का जो डायमेंशन होगा वहीं c का डायमेंशन होगा, तभी दोनों आपस में जुट रहे हैं। तो t क्या होता है, टाइम है, इसका मतलब जो टाइम का डायमेंशन होगा वहीं c का डायमेंशन होगा। तो बस हम यहाँ से देख करके हम ये पता कर लिए कि c का डायमेंशन क्या होने वाला है, टाइम। c का डायमेंशन किसका होगा, टाइम के, और टाइम के लिए डायमेंशन क्या लिखते हैं, सिंपल t लिख देते हैं ऐसे, यानी c का डायमेंशन क्या होगा, t होगा। ये बात हमको पता चल गया कि t होगा। अगर आपको ये पता है ना, तो आप केवल इसी से क्वेश्चन का आंसर कर देते, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे ही कर देते। क्या, क्योंकि देखिए आप बुक बोला जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ ABCR रेस्पेक्टिवली, यानी कि लगातार एक तरह से आपको ABC का डायमेंशन दिया होगा। ऐसा नहीं कि C का पहले दे दिया है, B का बाद में दिया है, पहले A का दिया गया होगा, फिर B का, फिर C का। तो C का डायमेंशन हम निकाल रहे हैं T, यानी लास्ट में जहाँ T दिख रहा हो, देखिए यहाँ T का पावर -2 है, यहाँ T है, यहाँ T का पावर -2 है, और यहाँ लास्ट में L है। तो कहीं पर भी लास्ट में हमको T एक ही जगह नजर आ रहा है, कहाँ, यहाँ। तो हमारा आंसर क्या हो जाता, ये हो जाता। हमको A और B का डायमेंशन निकालने की ज़रूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन में। फिर भी हम आपको बता रहे हैं
कैसे निकालेंगे ए और बी का डायमेंशन, तो ज़रा देखेंगे, मैंने आपको बता रखा है और आपको ये लॉ पता होना चाहिए क्या कि दो क्वांटिटी आपस में इक्वल भी तभी होगी जब उनका डायमेंशन क्या हो, सेम हो। इसका मतलब ये v इजकल टू 80 प्लस इतना जो लिखा गया है, यानी कि इनका इस पूरी क्वांटिटी का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन v का, और v क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन हमें पता है lt के पावर -1 होता है। इसका मतलब जो डायमेंशन lt का पावर -1 होगा वहीं इसका भी होगा। अब हम अभी थोड़ी देर पहले बताए कि दो क्वांटिटी आपस में ऐड तभी हो सकती हैं जब उनका भी डायमेंशन सेम हो। इसका मतलब इसका भी डायमेंशन 80 का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन b का होगा और वही डायमेंशन v का होगा। तो हम सभी को पता है कि यह v का डायमेंशन क्या होता है, lt का पावर -1 होता है। अगर lt का पावर -1 होता है तो अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो v इजकल टू आप 80 कर देंगे। तो a का डायमेंशन अगर आपको निकालना है तो v अपॉन t कर दीजिए। v का क्या होता है, lt का पावर -1 और t का क्या होता है, t। तो t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो lt का पावर -2, a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, lt का पावर -2। देखिए lt का पावर -2 a दिया हुआ है। इसी तरीके से आप क्या कर लेंगे, b को भी निकाल लेंगे। b के लिए क्या करेंगे आप, b के लिए v इजकल टू b अपॉन टी प्लस सी कर देंगे। ऐसा कर लेंगे भाई, इसको इसके इक्वल और इसके इक्वल भी कर दीजिए। तो b का डायमेंशन निकालना है तो b के डायमेंशन के लिए वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा उसी में क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले के डायमेंशन से। और नीचे वाला जो डायमेंशन है t प्लस सी, उसका डायमेंशन तो भाई टाइम ही है, t ही है। यानी कि आपको करना क्या है, आपको जस्ट करना है वेलोसिटी का डायमेंशन lt का पावर -1 में टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे t का पावर -1 t का पावर +1 कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा, L मिलेगा। तो ज़रा देखेंगे आंसर हमारा सब क्या किससे मैच कर गया, B से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आपको जस्ट याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन होता है m t-1 c-1। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको जानने वाली है क्या, ये c क्या है, c क्या है, कूलम्ब। c से क्या होता है, कूलम्ब है। तो नॉर्मली जो है आपको ये पूछा नहीं जाता है, नॉर्मली कूलम्ब में वैल्यू दी गई नहीं होती है, नॉर्मली जो है आपको कूलम्ब में वैल्यू दी नहीं गई होती है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है AIEEE के अंदर। कब, 2008 में। 2008 में ये AIEEE आपको पहले होता था जो IIT मेंस है, आज के डेट में जो आप IIT मेंस देते हैं वही IIT मेंस पहले AIEEE हुआ करता था। तो AIEEE के अंदर पहले 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है क्या, ये डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें आपको कूलम्ब दे रखा है, C के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा। बोला नॉर्मली C के फॉर्म में होता नहीं, नॉर्मली करंट के फॉर्म में होता है। तो आपको इस क्वेश्चन का एक और आंसर हो सकता था, क्या हो सकता था, आप कूलम्ब को चेंज कर दीजिए, किस में, करंट में। तो आपको पता होता है क्या कि कूलम्ब Q इजकल टू करेंट, चार्ज इजकल टू क्या होता है, करंट इंटू टाइम। Q इजकल टू क्या होता है, IT होता है। तो I, करंट को I से रिप्रेजेंट कर दो डायमेंशन में और टाइम वाले को T से रिप्रेजेंट कर दो। यानी कि जहां हमको Q दिया है उस Q के जगह पे हमको क्या लिखना है, I इंटू T डायमेंशन हम कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पावर -1 है तो इसका पावर जब करेंगे तो इसका भी पावर -1, इसका भी पावर -1। तो जब आप यहाँ पुट कीजिएगा तो देखिए T का पावर -1 पहले से है, T का पावर -1 और आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो T का पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी क्या, mt टू द पावर -2 I टू द पावर -1। तो इसका आंसर आपको ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो जैसा ऑप्शन में है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 2%, यानी कि किसी भी स्फीयर का, किसी गोले का त्रिज्या, रेडियस का मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है, यानी किसी गोले की त्रिज्या को, रेडियस को मेजर किया जा रहा है और मेजर करने पे एरर हम हो जा रहा है कितना परसेंट, 2% का एरर हो जा रहा है। तो आपको बतानी है देन एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी कि उस स्फीयर का वॉल्यूम अगर आप मेजरमेंट करने जाएं, आयतन अगर मेजरमेंट करने जाएं, तो आयतन के वॉल्यूम के मेजरमेंट में आपको कितना % एरर
होने वाला है। इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल मैंने आपको एक लेक्चर में दे रखा है। पावर के लिए पावर का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो इसके अगर वॉल्यूम का आपको एरर चाहिए तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो गोले का फॉर्मूला, गोले के आए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, ये हो जाएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। आपको इस कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमारा सिर्फ इससे मतलब है आर क्यूब से, यानी कि वॉल्यूम आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, ऐसे कह सकते हैं। तो अगर पावर का कॉन्सेप्ट यूज करना है तो इस वाले को हम लिख सकते हैं ऐसे, डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाइड बाई 100, डेल्टा वी अपॉन वी मल्टीप्लाइड बाई 100 फ्रैक्शन में लिखेंगे और फ्रैक्शन में फिर बाद में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज एरर पता चल जाएगा। वहीं परसेंटेज एरर वॉल्यूम में हमें निकालना है। तो हमें पता है कि भाई जो पावर का कॉन्सेप्ट होता है तो पावर जस्ट कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई में। पावर कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई में। अगर आपको यहाँ पे समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो आप लास्ट लेक्चर जाके देखिए, उसमें मैंने क्वेश्चन करा रखा है, आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पावर का कंसेप्ट में पावर कहाँ आता है, मल्टीप्लाई में। तो पावर कितना है, 3 है, और आर की जगह हमारा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 कर देंगे। तो हमें क्वेश्चन में डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 यानी कि रेडियस में कितना परसेंट का एरर है वो क्वेश्चन में आपको दे रखा है। रेडियस में कितना परसेंट का एरर है, 2%, यानी कि इस पूरे के जगह पे कितना रखेंगे, 2, और 3 यहाँ है तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6%। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, 6%। आंसर नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन जो हमारा बी सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ये APMT 2008 और 2008 दोनों 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर हैव सेम डायमेंशन। ऐसा कई क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। आपको बताना है यहाँ पे कि इनमें से जो आपको दिया गया है 5 दे रखा है, आपको अब की बार 5 दे रखा है, 5 क्वांटिटियाँ दे रखी है, और इस पाँचों क्वांटिटी में आपको बतानी है किसका डायमेंशन सेम होगा, किसका डायमेंशन सेम होने वाला है। तो वहीं फिर से मैं बात कहूँगा कि आपको उस वाले लेक्चर में आपको पढ़ा रखा है, बता रखा है क्या, कि चाहे प्रेशर हो, आपका यंग मॉडुलस हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, स्ट्रेस हो, एनर्जी डेंसिटी हो, इन सब के सब का आपका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो अगर आपको पता है तो आप तुरंत पता करेंगे, भाई एनर्जी डेंसिटी यहाँ हमें दिख रहा है, और यंग मॉडुलस कह लें या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह लीजिए, यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों सेम ही है। इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी ये वाला और 4th नंबर यंग मॉडुलस दोनों का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। तो हम तुरंत 1 और 4 देखेंगे किस ऑप्शन में दे रखा है, तो बोला ऑप्शन नंबर सी है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको AIPMT, फिर से AIPMT के अंदर 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय m to the power a, l to the power b, 2 to the power c, then the physical quantity will be। अगर हिंदी में इसको समझाएं तो हिंदी में लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने लिखा। बोल रहा है कि डायमेंशन कोई क्वांटिटी है, कोई राशि है जिसका डायमेंशन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम सभी को पता है डायमेंशन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि तो वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी। एक अगर किसी क्वांटिटी का डायमेंशन हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे तो इन 4 ऑप्शन जो दिया गया है उस चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, वो कौन सी क्वांटिटी करेक्ट लिखी गई है, किसका डायमेंशन करेक्ट लिखा गया है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि फोर्स का लिखा हुआ है पहला ऑप्शन में, और लिखा है इफ ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू -1 और सी इक्वल टू -2। अब जरा आइए जरा यहाँ देखिए, बोल रहा है इफ ए इक्वल टू 0, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, फोर्स ये दे रखा है, यानी कि m टू दी पावर 0, ए की वैल्यू दे रखी है 0, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, बोला एल की वैल्यू, बी की वैल्यू, वी की वैल्यू कितनी दे रखी है -1, तो -1 ले लिया, एंड टी टू दी पावर सी की वैल्यू कितनी दे रखी है -2, तो ये हो जाएगा -2। यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम चले, इस फोर्स के अकॉर्डिंग चले, तो हमारा फोर्स का डायमेंशन क्या बनेगा ये। पर क्या ये फोर्स का डायमेंशन होता है क्या, ये फोर्स का डायमेंशन होता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml t टू द पावर -2, तो ये होगा नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
गलत आंसर होने वाला है। अब अगर दूसरे नंबर की बात करें, दूसरा नंबर देखिए किसकी बात कर रहा है, प्रेशर की। तो प्रेशर के लिए अगर हम देखेंगे तो m टू द पावर a की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो बोला ठीक है 1 ले लेंगे। b की वैल्यू कितनी दे रखी है -1, तो b की वैल्यू -1 ले लेंगे। और c की वैल्यू कितनी दे रखी है -2, तो -2 ले लेंगे। तो ये देखा कि प्रेशर के लिए जो ए बी सी की वैल्यू दे रखी है, ये जब यहाँ रखते हैं तो पता चल रहा है कि ml टू द पावर -2 t टू द पावर -2। तो क्या प्रेशर का डायमेंशन यही होता है? तो हम सभी को पता है कि प्रेशर हो या स्ट्रेस हो, यंग मॉडुलस हो, एनर्जी डेंसिटी हो, सबका डायमेंशन सेम होता है। और कितना होता है ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2, यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, अब जब आंसर पता चल गया तो हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। बाकी हम आगे जाने की जरूरत नहीं है, वैसे जाना तो आप जा सकते हैं। वेलोसिटी का एल टी का पावर -1 और एक्सेलरेशन का एल टू द पावर -2 होता है, जो कि यहाँ रखने पे हमें नहीं मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो आपका अगला क्वेश्चन है, आगे जरा देखेंगे अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ ये दे रखा है फॉर्मूला एक तरह से, और यहाँ पे आपको कुछ मेंशन नहीं है कि ये क्या है। तो आपको ये बताना है, ये आपको जानना है कि भाई ये होता क्या है। तो ये फार्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी का। ये किसका फार्मूला होता है, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है, ऊर्जा घनत्व का। ये ऊर्जा घनत्व का फार्मूला होता है आपका। और अब मैंने अभी चर्चा किया कि एनर्जी डेंसिटी हो, प्रेशर हो, स्ट्रेस हो, यंग मॉडुलस हो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो, सभी के सभी का डायमेंशन क्या होता है, सेम। इसका मतलब जो इसका डायमेंशन होगा वो प्रेशर का डायमेंशन वही होगा। और प्रेशर का डायमेंशन देखिए अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम निकाल के लाए हैं, वो प्रेशर का डायमेंशन कितना होता है, ml टू द पावर -1 t टू द पावर -2। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बोला ऐसा ऑप्शन नंबर बी है। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, बोला एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती है। परमिटिविटी किसका, बोला फ्री स्पेस का, फ्री स्पेस की विद्युतशीलता। हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता बोलते हैं, विद्युतशीलता बोलते हैं, हवा की विद्युतशीलता बोलते हैं। और जो ई क्या है, ई आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या होता है, ई आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, विद्युतशीलता है, हवा की विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता कह सकते हैं। और इस पूरी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, इस पूरे फॉर्मूला को, किसका फॉर्मूला है ये, एनर्जी डेंसिटी का। किसका फॉर्मूला है, एनर्जी डेंसिटी का। और एनर्जी डेंसिटी का जो डायमेंशन होता है वो प्रेशर का डायमेंशन होता है। प्रेशर का डायमेंशन कितना होता है, ml-1 t-2। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन जो है, 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक का आपसे क्या पूछा जा रहा है, बीमा पूछा जा रहा है, डायमेंशन पूछा जा रहा है किसका, प्लैंक कांस्टेंट का। प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत बच्चों को याद नहीं होगा, मैंने आपको पहले बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ कि कुछ 15-20 ऐसी क्वांटिटियाँ हैं जो आपके 11th क्लास और 12th क्लास दोनों क्लासेस के अंदर आपकी बहुत सारी क्वांटिटी पढ़नी है। तो बहुत सारी क्वांटिटी में जो 15-20 ऐसी क्वांटिटियाँ हैं जिसका डायमेंशंस आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा एग्जाम के व्यू से। कहीं हर साल कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन ऐसा यूनिट डायमेंशन का आ ही जाता है, तो आपसे कभी कोई क्वेश्चन छूटी ना, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि उस 15-20 क्वांटिटी को आपका डायमेंशन क्या होना चाहिए, उनका आपको याद होना चाहिए, जिसमें आपका प्लैंक कांस्टेंट भी आता है, प्लैंक कांस्टेंट आता है। तो इसका अगर डायमेंशन अगर पता करना है तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर कभी भी आपको किसी क्वांटिटी का डायमेंशन चाहिए ना, तो आपको फॉर्मूला पता होना भाई प्लैंक कांस्टेंट कहाँ आता है। तो अगर हम प्लैंक कांस्टेंट की अगर आपको निकालने की बात करें तो प्लैंक कांस्टेंट हम जानते हैं एनर्जी E = h न्यू होता है। ये क्या होता है, मॉडर्न फिजिक्स 12th क्लास में पढ़ना है, E = h न्यू। लाइट की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, E = h न्यू होती है, जहाँ न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, और h आपका प्लैंक कांस्टेंट होता है। h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। ठीक, या आपको hc/λ, ये क्या होता है, hc/λ भी इसको आप लिखते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट आपको पता है और एनर्जी का यूनिट पता है, बस h का यूनिट यहाँ से निकाल लेंगे, h का यूनिट निकल जाएगा तो डायमेंशन निकल जाएगा। तो आप h = E/λ
न्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। ये न्यू जाके ई में डिवाइड कर जाएगा, जैसे डिवाइड कर जाएगा हमने लिख दिया। और ई इनर्जी, इनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी हो, वर्क हो, हीट हो, इनका डायमेंशन क्या होता है ml² T⁻⁻²। और ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज इसका यूनिट होता है। और उसको हम टाइम में क्या लिखते हैं, टाइम इनवर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टाइम का इनवर्स, यानी कि टाइम जो टी होगा, टी का पावर क्या होगा -1 होगा। तो जरा देखेंगे ऐसा कौन सा ऑप्शन में अगर ये जाएगा, अगर ये जाएगा ऊपर में, ऊपर में तो टी माइनस में है, ऊपर में जाएगा तो क्या T⁻⁻1। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, यहाँ टी माइनस में है तो जैसे ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक टी कम हो जाएगा, तो टी कितना बचेगा -1। तो ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ क्यूब हैज साइड ऑफ लेंथ इतना, यानी कि एक क्यूब है, एक घन है जिसका आपको साइड की जो लेंथ है वो दे रखी है 1.2 × 10⁻² मीटर। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम बतानी है, आयतन बतानी है आपकी। अब जो ये क्वेश्चन है देख के बोलेगा कि अरे यार क्या क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं भाई। आपको क्यूब की लेंथ दे रखी है साइड की और आपको वॉल्यूम पूछा जा रहा था। हमें तो पता है कि वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम कितनी होती है, बोला साइड क्यूब L³ होती है। क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है L³, बोला L³ होती है, निकाल देना। बोला इतना आसान क्वेश्चन पूछने की क्या जरूरत थी, है कि नहीं। इतनी आसान क्वेश्चन पूछने की L³ L की वैल्यू रखेंगे, क्यूब निकाल देंगे, निकल जाएगा वैल्यू। पर आपको यहाँ पे कंसेप्ट यूज करना है। जरा देखेंगे 1.2 × 10⁻², ये जब रखेंगे आप L की वैल्यू यहाँ से और इसका क्यूब आप निकालेंगे तो क्यूब निकालते आपकी कुछ वैल्यू आएगी 1.728 × 10⁻⁻6, ये वैल्यू आएगी। अब जैसे आप देखेंगे कि वॉल्यूम V = इतना है और हमने क्यूब निकाला, और क्यूब निकालते ही हमारी जो वैल्यू है 1.728 × 10⁻⁻6, और ऐसा ऑप्शन में दिया भी गया है। देखिए आप कहीं से गलत नहीं आ रहा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर हम लोग करेंगे सिंपली तो हमारे हिसाब से एकदम करेक्ट आंसर, और हम करके आएंगे डी को टिक और हो जाएगा क्वेश्चन गलत। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है किसका, सिग्निफिकेंट फिगर का। किसका, सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरह से, सिग्निफिकेंट फिगर का। हालांकि इस क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर की कहीं चर्चा नहीं की गई है, इस क्वेश्चन में उसको मेंशन करना चाहिए था कि विथ एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर, पर आपको बताया नहीं गया है। पर आपको यहाँ क्वेश्चन में, यही तो IIT की खासियत है, कहीं थोड़ी सी एक शब्द गायब और आप जो है गलत आंसर कर देंगे, तो हमें थोड़ा सा सोचना होगा। ठीक, हमें देखना था कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो सिग्निफिकेंट फिगर जब कॉन्सेप्ट आप यूज करते हैं तो आपको देखते हैं कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। तो हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं कि जो पावर होता है वो पावर को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट करते हैं, यानी कि 10 का पावर जो -2 है इसको काउंट नहीं करेंगे। तो बोला किसको काउंट करेंगे, जो ये दे रखा है। तो इसमें 1 और 2, 1 2 क्या है, नॉन जीरो नंबर है। तो नॉन जीरो नंबर होने की वजह से इन दोनों में क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यानी कि इसमें हमको कितना सिग्निफिकेंट फिगर दे रखा है, 2। कितने हैं, 2। यानी कि गिवन हमको कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। यानी कि आपके आंसर में भी कितना होना चाहिए, सिर्फ 2 ही होने चाहिए। पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे आंसर में तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। इसीलिए आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाने वाला है। तो यानी आपके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2। तो फिर आपको इसको रिड्यूस करके कितना लाना होगा, 1.7 × 10⁻⁻6। और ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिया है 1.7 × 10⁻⁻6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब चलते हैं आज के लिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलता है कि द डायमेंशन ऑफ 1/μ0 × ε0 इज, इसका डायमेंशन पूछा जा रहा है, इस क्वांटिटी का डायमेंशन पूछा जा रहा है हमसे 1/μ0/ε0। जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि म्यू नॉट जो है वो क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, परमिएबिलिटी होती है। और जो ε0 होती है वो परमिटिविटी होती है। ये विद्युतशीलता, ये चुंबकशीलता, ये विद्युतशीलता होती है हवा की, और ये चुंबकशीलता होती है हवा की, एयर की। ये परमिटिविटी, ये परमिएबिलिटी।
परमिटिविटी और ये परमिएबिलिटी होती है। तो बोला सर ऐसी क्वांटिटी तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ते हैं, 12th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, तो इस वन अप ये तो अलग अलग हम लोग पढ़ते हैं सर, एप्सिलॉन नॉट को अलग पढ़ते हैं, म्यू नॉट को अलग पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे साथ साथ दिया है, कैसे निकालेंगे? तो ये क्वांटिटी भी अगर आप 12th क्लास पढ़े हैं तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपने ये वैल्यू देखा होगा। एक साइंटिस्ट थे दुनिया में मैक्सवेल गजब के साइंटिस्ट थे, सारी जो है 4 इक्वेशन में पूरे फिजिक्स को उन्होंने समेट दिया था। तो उन्होंने ये बात बताई थी कि जो लाइट की स्पीड होती है ना सर, वो लाइट की स्पीड c की जो वैल्यू होती है वो 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होती है। कितनी होती है लाइट की स्पीड? एयर में आपका फ्री स्पेस कह लीजिए, वहाँ पे लाइट की स्पीड कितनी होती है? c = 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक। और ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होती है, वो हम लोग पढ़ते हैं, आप क्या बोलते हैं आपको 12th क्लास में हम लोग जो पढ़ते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो वहाँ पे जब वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो वैल्यू पुट करने पे हमें ये लगभग वैल्यू कितनी मिल जाती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू तो हमें याद होती है कि भाई लाइट की स्पीड की वैल्यू इतनी होती है, लेकिन हमें इस लाइट की स्पीड की वैल्यू से फिलहाल हमारा लेना देना नहीं है, हमें तो डायमेंशन बतानी है। तो डायमेंशन भी फटाफट बता देंगे। कैसे बता देंगे जरा देखिए, ये देखिए कुछ मैचिंग दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा मैचिंग। ये देखिए यहाँ रूट है, बस यहाँ रूट नहीं है, इसका मतलब जस्ट क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। दोनों तरफ क्या करेंगे? जैसे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे इसका रूट हट जाएगा। इसका मतलब कि c² = क्या हो जाएगा? 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। c² क्या हो जाएगा? 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और जरा देखिए यही तो वो क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन आपसे पूछा जा रहा है, यानी इसका जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन क्या होगा? c² का होगा, यानी c² का जो डायमेंशन होगा वही इसका होगा। और c क्या है? स्पीड है, वेलोसिटी है। तो इसका हमको पता है सर कि लाइट स्पीड का जो होता है वो क्या होता है? L⁻⁻1 होता है डायमेंशन, पर यहाँ पे स्क्वायर है, तो सर अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, T⁻²। तो आज के लिए हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे। आप लगातार सारी क्लासेस की सारी वीडियो पूरी तरह से वीडियो देखिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को जोड़िए। घर बैठे आप पहले अटेम्प्ट में ही आप एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, मेरा बस भरोसा और विश्वास यही है कि आप ज़रूर कर पाएंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं।